सोचिए किसी ने देश की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित परीक्षा पास की है, बरसों की मेहनत, रातों की नींद कुर्बान करने के बाद। जो कि बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल। और इतनी मेहनत के बाद सिविल सेवा परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 174 हासिल कर ली। सपना है इंडियन फॉरेन सर्विस यानी आईएफएस में जाने का, और मार्क्स भी उतने ही अच्छे। मतलब सीट तो पक्की होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल पक्की लग रही है। लेकिन अचानक उस उम्मीदवार को इस पद से बाहर कर दिया जाता है, और वो भी किसी बड़ी गलती की वजह से नहीं, बल्कि दिल्ली के एक सरकारी दफ्तर में अटकी हुई एक फाइल और इक्विवेलेंस यानी पदों की समानता नाम के एक छोटे से प्रशासनिक शब्द की वजह से। और पता है, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये बिल्कुल सच है। वही तो। एक छोटी सी प्रशासनिक देरी और सिस्टम की लाल फीताशाही कैसे किसी होनहार उम्मीदवार की पूरी जिंदगी की मेहनत पर पानी फेर सकती है, ये मामला उसका जीता जागता सबूत है। तो आज की हमारी इस गहरी छानबीन का विषय बिल्कुल यही है। आज हम भारत के सुप्रीम कोर्ट के एक बेहद महत्वपूर्ण और हालिया जजमेंट पर चर्चा कर रहे हैं, जजमेंट नंबर 2016 INSC 230। हमारे सामने सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले के विस्तृत दस्तावेज मौजूद हैं, जिसे UOI वर्सेस rohili.pdf के नाम से जाना जाता है। हाँ, काफी डिटेल जजमेंट है ये। बिल्कुल। तो हमारा मिशन आज इस पूरी कानूनी लड़ाई की तह तक जाना है। हमें 1993 के एक मूल ऑफिस मेमोरेंडम और 2004 के एक बेहद विवादित क्लैरिफिकेशन लेटर के बीच के उस टकराव को समझना है, जिसने मतलब सालों तक हमारे पूरे सिस्टम को उलझाए रखा। सही कहा। और इसके साथ ही हम ये भी देखेंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 जो समानता के अधिकार की बात करते हैं, उनके तहत सरकारी कर्मचारियों और PSU यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के कर्मचारियों के बीच के भेदभाव को सुप्रीम कोर्ट ने कैसे परिभाषित किया। लेकिन देखिए, इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले ना एक बात स्पष्ट कर देना बहुत जरूरी है। मैं ये साफ करना चाहती हूँ कि हम यहाँ किसी भी तरह की राजनीतिक विचारधारा का समर्थन या विरोध बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हमारा वो काम नहीं है। एकदम नहीं। हमारा उद्देश्य केवल और केवल स्रोत सामग्री में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के कानूनी विश्लेषण, संवैधानिक व्याख्या और अदालत के सामने रखे गए तथ्यों को निष्पक्ष रूप से सामने रखना है। हम सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कानून काम कैसे करता है, और जब सिस्टम में खामी होती है तो उसका असर एक आम नागरिक पर क्या पड़ता है। बिल्कुल। हम पूरी तरह से तथ्यों पर बात करेंगे, और तथ्यों की बात करें तो रोहित नाथन, जिनकी रैंक 174 थी, वो अकेले नहीं थे। हाँ, और भी लोग थे जी। बाबू नाम के एक और उम्मीदवार थे जिन्होंने 629वीं रैंक हासिल की थी। उनके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। सेम सिचुएशन। इन दोनों को OBC आरक्षण के तहत नॉन क्रीमी लेयर का लाभ सिर्फ इसलिए नहीं मिला क्योंकि इनके पिता सरकारी विभाग के बजाय प्राइवेट सेक्टर या PSU में काम करते थे। तो चलिए इसे समझते हैं, क्योंकि इस वर्तमान विवाद को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि ये क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आखिर शुरू कहां से हुआ। बिल्कुल, बेसिक्स पर जाना होगा। और 1993 में क्या नियम बनाए गए थे, तो आप बताएंगी कि ये शुरू कहां से हुआ। तो देखिए, इस कहानी की जड़ें सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक इंदिरा साहनी केस से जुड़ी हैं। अच्छा, इंदिरा साहनी केस। हाँ, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया था। अदालत ने साफ कहा था कि आरक्षण का लाभ पिछड़े वर्ग के उन लोगों तक पहुंचना चाहिए जिन्हें सच में इसकी जरूरत है, न कि उन लोगों तक जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पहले ही बहुत आगे बढ़ चुके हैं। मतलब इसी अगड़े तबके को क्रीमी लेयर का नाम दिया गया था। ठीक है, जो लेयर ऊपर आ गई है। इस समिति को ये तय करने का काम सौंपा गया कि आखिर इस क्रीमी लेयर की पहचान कैसे की जाए। क्राइटेरिया क्या होगा। हाँ, और इसी समिति की रिपोर्ट के आधार पर 8 सितंबर 1993 को एक विस्तृत ऑफिस मेमोरेंडम, यानी जिसे हम OM कहते हैं, वो जारी किया गया। और ये 1993 का OM ना इस पूरी कहानी का सबसे अहम दस्तावेज है। लेकिन एक बात जो मुझे हमेशा से उलझाती रही है, मैं सोच रहा था कि जब हम क्रीमी लेयर कहते हैं तो आम तौर पर दिमाग में यही आता है कि जिसके पास पैसा है वो क्रीमी लेयर है। हाँ, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। लेकिन 1993 के इस नियम ने पूरी तरह से पैसे या आय को आधार नहीं माना। ऐसा क्यों? ये तो सबसे बड़ी गलतफहमी है जो अक्सर लोगों के दिमाग में होती है। इस 1993 के OM की सबसे खास बात ये थी कि इसने क्रीमी लेयर तय करने के लिए मुख्य रूप से सोशल स्टेटस को आधार बनाया। सोशल स्टेटस मतलब समाज में आपकी क्या स्थिति है? बिल्कुल, समाज में व्यक्ति की स्थिति और उसके रुतबे को आधार बनाया, केवल उसकी आय या इनकम को नहीं।
नियम ये था कि जो लोग ग्रुप ए या ग्रुप बी जैसी उच्च और प्रतिष्ठित सरकारी सेवाओं में हैं, उन्हें उनके पद और रुतबे के कारण क्रीमी लेयर माना जाएगा। अच्छा, तो ये एक ऐसे वीआईपी क्लब की तरह है जहां आपकी एंट्री आपके जॉब टाइटल से तय होती है, आपके बैंक बैलेंस से नहीं। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। मतलब अगर आप सरकारी ग्रुप सी के कर्मचारी हैं तो पे कमीशन लागू होने के कारण आपकी सैलरी भले ही बहुत ज्यादा बढ़ जाए, लेकिन आप अचानक समाज में वीआईपी या क्रीमी लेयर नहीं बन जाते। आपका ये वीआईपी क्लब वाला उदाहरण बहुत सटीक है। इसे कानूनी नजरिए से देखें तो 1993 के ओएम में स्पष्ट रूप से एक इनकम और वेल्थ टेस्ट दिया गया था। लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि इस नियम में साफ तौर पे लिखा था कि जब क्रीमी लेयर तय करने के लिए आय की गणना की जाएगी, तो उसमें कर्मचारी की सैलरी यानी वेतन और कृषि से होने वाली आय को पूरी तरह से बाहर रखा जाएगा, उन्हें गिना ही नहीं जाएगा। अरे एक मिनट, अगर किसी के पास सैलरी के रूप में खूब पैसा आ रहा है तो सरकार का उसे क्रीमी लेयर मानना लॉजिकल भी तो लगता है ना। पैसा तो उनके पास आ ही रहा है, फिर वो पिछड़े कैसे रहे? उन्हें इस गणना से बाहर क्यों रखा गया? मैं बताती हूँ। ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है, लेकिन हमें यहाँ आरक्षण के मूल दर्शन को समझना होगा। देखिए, आरक्षण का मुख्य उद्देश्य सिर्फ गरीबी हटाना या आर्थिक मदद करना नहीं है। गरीबी हटाने के लिए तो और योजनाएं हैं। बिल्कुल, सरकार के पास दूसरी कई योजनाएं हैं उसके लिए। आरक्षण का मुख्य उद्देश्य ऐतिहासिक रूप से चले आ रहे सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को दूर करना है और सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करना है। अच्छा, तो फोकस सोशल बैकवर्डनेस पर है। हाँ, इसीलिए 1993 का कानून वेतन को नहीं बल्कि समाज में व्यक्ति के पद, उसके रुतबे और उसके स्टेटस को तवज्जो देता है। इसे ऐसे सोचिए, मान लीजिए एक व्यक्ति क्लर्क है, यानी ग्रुप सी का कर्मचारी है। 10 साल बाद उसकी सैलरी एक नए आईएएस अधिकारी से ज्यादा हो सकती है। हाँ, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन क्या समाज में उस क्लर्क का रुतबा और सामाजिक पहुंच एक आईएएस अधिकारी के बराबर हो गई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आईएएस का रुतबा तो अलग ही होता है। बस यही पॉइंट है। इसीलिए 1993 के नियम बनाने वालों ने बहुत सोच समझकर सैलरी को इस गणना से बाहर रखा था। ये तो बहुत ही तार्किक लगता है। मतलब अगर नियम इतने स्पष्ट थे कि सैलरी को नहीं गिना जाएगा, तो फिर रोहित नाथन और जी बाबू जैसे टॉप रैंकर्स को, जिनके पिता कोई ग्रुपी अधिकारी नहीं थे, उन्हें आईपीएस या आईएफएस जैसे पदों से बाहर क्यों किया गया? कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आता है। ये ट्विस्ट आखिर कहाँ से आया? ये ट्विस्ट आया साल 2004 में, और मैं कहूंगी कि यहीं से पूरा प्रशासनिक रायता फैलना शुरू हुआ। 2004 में क्या हुआ? 14 अक्टूबर 2004 को डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जिसे हम डीओपीटी कहते हैं, उसने क्लैरिफिकेशन लेटर यानी स्पष्टीकरण पत्र जारी किया। क्लैरिफिकेशन लेटर मतलब चीजों को साफ करने के लिए? हाँ, वैसे तो किसी भी स्पष्टीकरण पत्र का काम सिर्फ पुराने नियमों की भाषा को और साफ करना होता है, लेकिन इस पत्र के पैराग्राफ 9 में एक बिल्कुल नई और खतरनाक बात जोड़ दी गई। वो नई बात क्या थी? इसमें कहा गया कि पीएसयू, बैंक या प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के मामले में जहां सरकारी पदों के साथ उनकी समानता यानी इक्विवेलेंस का मूल्यांकन अभी तक सरकार ने नहीं किया है, वहां माता पिता की सैलरी को क्रीमी लेयर तय करने के लिए गिना जाएगा। लेकिन एक बात बताइए, अगर सरकार ने इक्विवेलेंस तय नहीं किया था तो उनके पास सैलरी देखने के अलावा और क्या चारा था? क्या ये एक प्रैक्टिकल समाधान नहीं था? आपको ऐसा लग सकता है, लेकिन मेरा मतलब है पीएसयू का स्ट्रक्चर सरकारी विभागों से बिल्कुल अलग होता है ना। वहां मैनेजर, सीनियर मैनेजर जैसे पद होते हैं, जबकि सरकार में अंडर सेक्रेटरी, डायरेक्टर जैसे पद होते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि पीएसयू और सरकारी विभागों का स्ट्रक्चर अलग होता है, और इसीलिए 1993 के नियम में स्पष्ट निर्देश था कि सरकार को एक विशेषज्ञ समिति बनाकर ये तय करना चाहिए कि पीएसयू का कौन सा पद सरकार के ग्रुप ए या ग्रुप बी के बराबर है। ओहो, मतलब ये काम सरकार को करना था? बिल्कुल, इसे ही इक्विवेलेंस तय करना कहते हैं। इसमें सिर्फ सैलरी नहीं देखी जाती, बल्कि काम की जिम्मेदारी, अधिकार और पदानुक्रम देखा जाता है। लेकिन पता है क्या? क्या? सरकार ने 10 सालों तक ये काम किया ही नहीं। 10 साल तक? हाँ, उन्होंने ये जटिल काम करने के बजाय एक शॉर्टकट निकाला, 2004 का लेटर। उन्होंने सोचा कि कौन इतनी मेहनत करे पदों को मिलाने की, बस सैलरी की स्लिप देख लो। और इसी शॉर्टकट का नतीजा रोहित नाथन और जी बाबू को भुगतना पड़ा। बिल्कुल।
क्योंकि रोहित के पिता एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे और जी बाबू के पिता निवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन नाम के एक पीएसयू में थे। चूंकि सरकार ने ये तय ही नहीं किया था कि उनके पिता का पद सरकारी सिस्टम के किस ग्रुप के बराबर है, तो उन्होंने बस सैलरी देख ली। हाँ, 2004 के इस नए नियम के तहत सिर्फ उनके पिता की सैलरी देखी गई और चूंकि वो सैलरी एक तय सीमा से ज्यादा थी, उन्हें क्रीमी लेयर में डाल दिया गया। ये तो बहुत अनफेयर है। अनफेयर तो है ही, और कानूनी नजरिए से देखें तो ये एक बहुत बड़ी चूक थी। 2004 का ये पत्र केवल एक कार्यकारी निर्देश था, मतलब एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन। इसके विपरीत जो 1993 का ओएम था, उसको सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा साहनी फैसले का बल प्राप्त था। और कानून का एक बहुत ही स्थापित सिद्धांत है कि कोई भी स्पष्टीकरण या क्लैरिफिकेशन मूल नियम के ढांचे को बदल नहीं सकता। मतलब आप स्पष्टीकरण के नाम पर कानून की आत्मा को ही नहीं बदल सकते। एकदम सही। अगर कोई क्लैरिफिकेशन मूल नियम के अधिकार छीन लेता है, जैसे कि सैलरी को न गिनने का अधिकार, तो वो क्लैरिफिकेशन नहीं रहता, वो एक संशोधन बन जाता है। अच्छा, अमेंडमेंट बन जाता है। हाँ, और डीओपीटी के पास 1993 के नियमों को एक साधारण पत्र के जरिए इस तरह गुपचुप तरीके से संशोधित करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? क्या? जब सुप्रीम कोर्ट के सामने इस मामले की गहराई से जांच की गई, तो एक ऐसा तथ्य सामने आया जो किसी को भी हैरान कर देगा। ऐसा क्या मिल गया सुप्रीम कोर्ट को? अदालत में ये पता चला कि 2004 के इस विवादित लेटर का जो मूल ड्राफ्ट था, जिसके आधार पर ये पूरा नियम बदला गया, वो ड्राफ्ट डीओपीटी की फाइलों में मिला ही नहीं। अरे सच में? हाँ, इसका कोई ओरिजिन या शुरुआती नोट फाइल मौजूद ही नहीं था। आप मजाक कर रहे हैं? हाँ, मतलब एक ऐसा नियम जिसने हजारों युवाओं के करियर बर्बाद कर दिए, उसका ओरिजिनल ड्राफ्ट ही गायब था। बिल्कुल, हवा में बन गया मानो। ये तो सिस्टम की बहुत बड़ी नाकामी है। बिना किसी ठोस आधार, बिना किसी चर्चा और बिना किसी फाइलिंग के इसने सिर्फ सैलरी के दम पर उन उम्मीदवारों को बाहर कर दिया जो 1993 के नियमों के तहत पूरी तरह से आरक्षण के हकदार थे। जी हाँ, ये 1993 के ओएम का खुला और सीधा उल्लंघन था। और देखिए, ये सिर्फ नियमों की तकनीकी लड़ाई नहीं थी। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये सीधे तौर पर भारत के संविधान द्वारा दिए गए समानता के अधिकार यानी इक्वालिटी डॉक्ट्रिन का हनन था। आर्टिकल 14 और 16? एग्जैक्टली। संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 समानता के अधिकार की गारंटी देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में पाया कि 2004 के इस लेटर ने एक हॉस्टाइल डिस्क्रिमिनेशन पैदा कर दिया था। हॉस्टाइल डिस्क्रिमिनेशन, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगी? क्या इसका मतलब यह है कि जानबूझकर ऐसा भेदभाव करना जो एक ही स्तर के लोगों को अलग अलग नजरिए से देखता हो? बिल्कुल, आपने सही समझा। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक तरफ एक सरकारी कर्मचारी है जो ग्रुप सी में काम करता है। कई सालों की नौकरी और पे कमीशन लागू होने के बाद उसकी सैलरी क्रीमी लेयर की सीमा से मान लीजिए 8 लाख रुपए से बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है। लेकिन 1993 के नियमों के तहत चूंकि उसका पद ग्रुप सी का है, उसकी सैलरी को गिना नहीं जाएगा और उसके बच्चे को नॉन क्रीमी लेयर का लाभ मिलेगा। हाँ, क्योंकि हमने बात की थी कि सैलरी नहीं, पद देखा जाएगा। बिल्कुल। अब दूसरी तरफ देखिए, एक पीएसयू कर्मचारी है जो बिल्कुल उसी स्तर का काम करता है जो वो सरकारी ग्रुप सी कर्मचारी कर रहा है। उसकी भी सैलरी 8 लाख से ऊपर है। लेकिन सिर्फ इसलिए कि सरकार ने एक कागज पर ये मोहर नहीं लगाई है कि ये पीएसयू का पद सरकारी ग्रुप सी के बराबर है, उस पीएसयू कर्मचारी के बच्चे को सिर्फ सैलरी के आधार पर क्रीमी लेयर में डाल दिया जाता है। ये तो सरासर भेदभाव है। वही तो, काम एक जैसा, सामाजिक स्थिति एक जैसी, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि सरकार ने अपना काम नहीं किया, एक बच्चे को हक मिल रहा है और दूसरे को बाहर किया जा रहा है। ये तो वाकई सरासर अन्याय है। और इसी भेदभाव और सिस्टम की मनमानी को समझाने के लिए ना, स्रोत दस्तावेजों में केरल के एक बहुत ही विशिष्ट मामले का जिक्र है, डॉक्टर इब्सन शाह का मामला। ओहो, वो केस तो मतलब। हाँ, जब मैं ये पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि ये प्रशासनिक जिद और बेतुकेपन की चरम सीमा है। डॉक्टर इब्सन शाह का मामला वाकई में ये दिखाता है कि लाली फीताशाही कितनी अंधी हो सकती है। इस मामले में उम्मीदवार के पिता सरकारी कर्मचारी थे और उनकी मृत्यु हो चुकी थी, तो डीओपीटी ने बिना किसी परेशानी के ये मान लिया कि उनके पिता ग्रुप सी के कर्मचारी थे। हाँ, वहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन कहानी तब उलझी जब बात उनकी माँ की आई। बिल्कुल। उनकी माँ केरल सरकार के ही एक स्टेट पीएसयू में काम करती थी और उनका पद भी ग्रुप सी के स्तर का था।
कि इस मामले में इक्विवेलेंस की कोई कमी नहीं थी। मतलब केरला सरकार ने बाकायदा एक इक्विवेलेंस ऑर्डर यानी समानता आदेश जारी किया हुआ था। अच्छा। हाँ, जिसमें स्पष्ट था कि उनकी मां का पीएसयू पद सरकारी ग्रुप सी के बराबर है। उम्मीदवार ने वो आधिकारिक आदेश डीओपीटी को सौंपा भी था। तो फिर समस्या क्या थी? डीओपीटी को तो बस उस आदेश को मानना था, है ना? यही तो हैरानी की बात है। डीओपीटी ने उस आधिकारिक आदेश को मानने से ही इनकार कर दिया। क्या? क्यों? उन्होंने उस आदेश को मनमाने ढंग से खारिज कर दिया और कहा कि हम तो सिर्फ माँ की सैलरी के आधार पर ही फैसला करेंगे। ये तो अजीब बात है। जरा सोचिए, एक तरफ वे उसी राज्य सरकार के तहत पिता के सरकारी पद को स्वीकार कर रहे हैं और दूसरी तरफ उसी राज्य सरकार द्वारा जारी माँ के पीएसयू पद के समानता आदेश को ठुकरा रहे हैं। ये तो ऐसा हो गया कि सिस्टम ने पहले खुद अपनी आंखें बंद कर ली और फिर उम्मीदवार से कह रहा है कि तुम्हें रास्ता दिखाई क्यों नहीं दे रहा। बिल्कुल सही कहा आपने। ये प्रशासनिक जिद का सबसे बुरा रूप है। और इसी पर केरल हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की थी और इसे डीओपीटी की भारी मनमानी करार दिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर मोहर लगाई। स्टेट ऑफ केरला बनाम एनएम थॉमस केस का संदर्भ देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बहुत ही गहरी बात कही है। अदालत ने क्या कहा? अदालत ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का मूल सिद्धांत है समान लोगों के साथ समान व्यवहार, ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली। अगर आप एक ही सामाजिक वर्ग के दो लोगों को अलग अलग चश्मे से देखते हैं, एक के लिए आप उसका पद देखते हैं और दूसरे के लिए सिर्फ उसकी आय, तो ये समानता नहीं है, ये भेदभाव है। असमान लोगों को एक ही तराजू में तौलना समानता के खिलाफ है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? जब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च पटल पर पहुंचा, तो अदालत का अंतिम फैसला क्या रहा? क्या उन उम्मीदवारों को न्याय मिला जिनका करियर दांव पर लगा था? सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत ही स्पष्ट, तार्किक और ऐतिहासिक रहा। अदालत ने सरकार की सभी अपीलों को खारिज कर दिया। वाह! कोर्ट ने साफ कर दिया कि 1993 का ऑफिस मेमोरेंडम ही सर्वोपरि है। 2004 के पत्र के आधार पर केवल सैलरी या आय के आधार पर किसी को क्रीमी लेयर में नहीं डाला जा सकता। खासकर तब जब सरकार ने खुद अपना काम ना किया हो। एग्जैक्टली, जब सरकार ने खुद इक्विवेलेंस तय करने की अपनी जिम्मेदारी पूरी ना की हो। और उन उम्मीदवारों का क्या हुआ? रोहित नाथन और जी बाबू जैसे लोग जो सालों से इस कानूनी लड़ाई में उलझे थे। सुप्रीम कोर्ट ने उनके हक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश दिया। अदालत ने सरकार को निर्देश दिया कि जो उम्मीदवार इस गलत नियम की वजह से प्रभावित हुए हैं, उनके लिए सुपरन्यूमरेरी पोस्ट बनाए जाएं। सुपरन्यूमरेरी पोस्ट मतलब अतिरिक्त पद? हाँ, इसका मतलब ये है कि जो लोग पहले से उन पदों पर काम कर रहे हैं, उन्हें हटाया नहीं जाएगा, बल्कि इन प्रभावित उम्मीदवारों के लिए विशेष रूप से नए पद सृजित किए जाएंगे। अच्छा, ताकि किसी और का भी नुकसान ना हो। बिल्कुल, ताकि उन्हें उनका हक, उनकी सीनियरिटी और वो पद मिल सके जिसके वे शुरू से हकदार थे। ये वाकई में न्याय की एक बड़ी जीत है। ये सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं है, बल्कि ये इस बात की जीत है कि प्रशासन अपनी कमियों का और अपने आलस का बोझ नागरिकों के कंधों पर नहीं डाल सकता। एकदम सही बात है। ये सिस्टम में जवाबदेही की जीत है। और ये मामला हमें ये भी दिखाता है कि नीतियां बनाना एक बात है, लेकिन उनका सही तरीके से बिना किसी भेदभाव के क्रियान्वयन करना दूसरी बात है। बिल्कुल। और ये बात ना हमें एक ऐसे विचार की तरफ ले जाती है जिस पर शायद आज के नीति निर्माताओं को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। वो क्या? देखिए, आज के इस डीप डाइव में हमने सरकारी बनाम पीएसयू नौकरियों की बात की। 1993 में जब ये नियम बने थे, तब दुनिया बहुत अलग थी। नौकरियां साफ सुथरे खांचों में बंटी थी, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। समाज का ढांचा भी उसी हिसाब से था। सही कहा। तब चीजें बहुत पारंपरिक थीं और उन्हें नापना थोड़ा आसान था। लेकिन जरा सोचिए, भविष्य में जब पूरी दुनिया गिग इकोनॉमी, फ्रीलांसिंग या नए स्टार्टअप कल्चर की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है। जहां कोई फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं है, बिल्कुल। जहां जॉब टाइटल और पद जैसी चीजें बहुत धुंधली हो चुकी हैं। आज कोई 22 साल का युवा किसी टेक स्टार्टअप का को-फाउंडर हो सकता है, या कोई चीफ प्रॉम्प्ट इंजीनियर हो सकता है जिसकी आय लाखों में हो, लेकिन उसका कोई पारंपरिक पद न हो। ये बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। तो सोचने वाली बात यह है कि जब हमारी मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था आज के समय में स्थापित पीएसयू पदों का ही सरकारी पदों के साथ इक्विवेलेंस तय नहीं कर पा रही है, तो भविष्य में क्या करेंगे? वही तो, भविष्य की इस नई इकोनॉमी में वे क्या करेंगे? आने वाले समय में हमारे कानून सामाजिक पिछड़ेपन बनाम आर्थिक सफलता को कैसे नापेंगे? क्या एक चीफ प्रॉम्प्ट इंजीनियर की तुलना एक अंडर सेक्रेटरी से की जा सके भी?
ये नापना तो लगभग असंभव सा लगता है। क्या हमारी नीतियां, हमारे पुराने नियम इस नए और तेजी से बदलते दौर के लिए तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में कानून निर्माताओं और अदालतों के सामने यकीनन एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर खड़ा होने वाला है। बिल्कुल। इस बदलते हुए परिदृश्य में जहां नौकरियां और पद बाइनरी नहीं रहेंगे, वहां सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना एक बिल्कुल नई पहेली होगी। सच में सोचने वाली बात है। इसी सवाल और विचार के साथ हम आज की इस गहरी छानबीन को यहीं विराम देते हैं। सोचने और समझने के लिए बहुत कुछ है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।